चलो ठीक है, स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो अब नई टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा वो है क्या, स्टोमक, है ना। जस्ट आफ्टर क्या, जो इसोफेगस है कंटिन्यू करता है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। स्टोमक जब हम लोग बात करते हैं जिसका एक और नाम गैस्टर वर्ड से हम लोग यूज करते हैं ना। बेसिकली जब टर्म्स में आओगे तो तुम्हें एक वर्ड मिलेगा गैस्टर, जिसका मतलब क्या होता है, बेली। बेली का मतलब पेट, है ना। तो गैस्टर वर्ड थोड़ा ज्यादा यूज देखने को मिला, जैसे गैस्ट्राइटिस, है ना, गैस्ट्रेक्टोमी। तो ये गैस्टर वर्ड हमेशा याद रखो ना, जैसे बोलते हैं गैस्ट्रिक अपसेट, है ना, गैस बन रहा है पेट के अंदर। तो ये बार बार ये टर्म तुम्हें ऑन प्रैक्टिस ऑन क्लिनिकल यही टर्म मिलेगा। तो तुम्हें स्टोमक से ज्यादा स्ट्रांगली याद किसको रखना है, गैस्टर वर्ड को याद रखना हमेशा। गैस्ट्राइटिस तो समझ लो यानी कि इन्फ्लामेशन। तो हमेशा ये वर्ड को याद रखो, एंड दिस गैस्टर वर्ड इज रिलेट टू इज सिनोनिम्स ऑफ द स्टोमक या बेली। इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई स्टोमक हम कहते हैं किसको, है ना, व्हाट इज स्टोमक। तो सिंपली स्टोमक क्या, इज अ मस्कुलर बैग। कैसा है, एक मस्कुलर बैग है, एक्सपेंडेड ऑफ द जीआईटी, होल ऑफ द जीआईटी, यानी गैस्ट्रिक क्या कहते हैं, जीआईटी में ही देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो यहीं पे आ गया स्टोमक, गैस्ट्रो वर्ड आ गया। तो पूरे जीआईटी में सबसे ज्यादा, जीआईटी क्या एक ट्यूब है, मैं पहले दिन बताया जीआईटी क्या है, ट्यूब है, विच आर ओपन इन बोथ एंड, इन ओरल साइड में भी और एनल साइड में, दोनों साइड क्या ओपनिंग है। ए, तुम सो रहे हो जी सामने में, हा? क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, हा? समीर, सबील, सो क्यों रहे हो? अच्छा आंख बंद हो गया, सो नहीं रहा ये, सुने हो कभी, कौन लोग आंख खोल के सोता है जी, इसका आंख बंद हो, ये सोया नहीं है, क्या हुआ। अब पीछे में तुम लोग लपड़ थप्पड़ चलाते रहते, उस दिन हम देखे हैं, आज जिस दिन खड़ा करके फेंक देंगे ऊपर से हम। अभी हम गुस्सा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये मजाक फायदा मत उठाना। आपके जाने के बाद हुआ, मेरे जाने से पहले हुआ था, हम उस दिन जाके देखे तो हमको बैक करके दिखाया गया था कैमरा, ये जो है क्या नाम है, हाँ रजाउल, इसका भी चलता है लपड़। अब बेचारा आज जिसको पढ़ता है वो पीछे डर से देखता भी नहीं है कि हम फंस जाएंगे। तो ये मत समझो कि पता नहीं रहता है, वो चीजें हम नजरअंदाज भी करते हैं, है ना। और नजरअंदाज करने का मतलब उसका गलत फायदा नहीं उठाना है ना। और जिस दिन हमको फिर और सीधा बाहर कर देंगे, एक ही सोल्यूशन, हम कब इतना तो अभी कर ही सकते हैं सोल्यूशन, लेकिन तुम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। हाँ तो तुम सो नहीं रहे थे, आंख बंद कर रहे थे, ऐसे नहीं सोया जाता, सोने का मतलब ही आंख बंद होता है, ठीक है। अब आंख खोल के सो, ठीक है, तुम सो लेकिन आंख खोल करके, चलो। तो गैस्टर वर्ड है, ठीक है, आ जाओ। तो मैं बता रहा था कि सीधा डेफिनेशन यहाँ पे देखो क्या है, एक तरह का मस्कुलर बैग है जो वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, पूरे जीआईटी ट्यूब के अंदर में सबसे ज्यादा फैला हुआ स्ट्रक्चर वाइडेस्ट पार्ट है ना। और ये जो स्टोमक है इट्स अ कनेक्टेड एवम, ये इसका जो कनेक्शन है पूरे ट्यूब के अंदर में, ये ऊपर से आ रहा था, कंटिन्यू कर रहा था कौन, इसोफेगस, इसोफेगस जो बोल लो। तो ऊपर एक कनेक्शन इसोफेगस के लोअर एंड से हो जाएगा, और आगे जब ये स्टमक कंटिन्यू करेगा तो खत्म होगा ना कहीं पे, तो आगे खत्म जहां से होगा वहां से क्या कंटिन्यू करेगा, ड्यूडेनम कंटिन्यू कर लेगा। तो ये कह रहा है इट्स कनेक्ट एवं ऊपर की तरफ लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस एंड द बिलो ड्यूडेनम। ये सब देखो मैं नोट्स में भले देता हूँ, ये रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। जीआईटी में जैसे चल रहा था, कहाँ खत्म कहाँ शुरू होगा पता होगा ना जी। अब यहां से तुम घर जाते हो, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा रास्ता कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, टारगेट से शुरू हुआ घर पे, तो कॉमन चीज है ना। तो इसलिए इस बीच में जहां जहां जो चीज आएगा सबका नाम याद रखो, तो वही चीज समझो। माउथ से लेके ना सर टारगेट से घर का रास्ता है, ठीक है। उसके बाद इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर, इसका काम क्या है भाई, इसका स्टमक का काम क्या है, रिजर्वायर आपके फूड को रिजर्व करता है, पहला काम है ना। और दूसरा काम क्या है इसका, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फैट्स तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया कि अभी भी फैट क्यों नहीं होगा, क्योंकि फैट को डाइजेशन के लिए इमल्सिफिकेशन होना। मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो डिटेल आएगा समझ में, अभी नहीं पढ़ा आपको। तो फैट तभी डाइजेस्ट होगा जब तक बाइल सेल बाइल पिगमेंट, और बाइल सेल बाइल पिगमेंट ड्यूडेनम में आता है, स्टमक में तो आता नहीं है। तो फैट का डाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, बट किताब लिखती है तो थोड़ा बहुत समझ लो कि है, बट एक्चुअल डाइजेशन यहाँ। तो हम लोग देखें आगे क्या क्या और भी डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ये डाइजेशन में। तो इसका मतलब होगा कि जो आपके मेजर मेजर अभी दो मेजर बात कर रहे हैं, डिटेल फंक्शन का काम तो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो स्टमक का जो काम हो गया, एक काम हो गया उसको आपके फूड को रिजर्वाइड करता, दूसरा काम हो गया कि उसको
डाइजेस्ट करता है प्रॉपर, है ना। अब आपकी बॉडी में लोकेशन पूछेगा, भाई ये स्टमक है कहाँ, है ना। अब जैसे कोई अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, स्टमक किधर है पता ही नहीं, यहाँ स्टमक इधर लगा रहे प्रो और कह रहे हो तुम्हारा स्टमक एकदम गड़बड़ हो गया है ना। होता है ऐसा, किडनी दिखा करके बोलता है कि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे चीज हो गए, मतलब कहने का मतलब है कि उल्टा सीधा, है ना। क्या हुआ, देखो हिस्ट्री भी लेना बहुत इम्पोर्टेंट। ऐसे एक पेशेंट था, तो उसका हिस्ट्री नहीं लिया गया, तो उसको अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा था, तो उसको बोलते हैं आपकी अल्ट्रासाउंड आपके अंदर में तो एगो अंग है ये नहीं है, तो हड़बड़ा गया वो, ऐसे बोला गया उसको। तो बोला एगो अंग नहीं मतलब ककाची का, बोला हाँ एक अंग नहीं है, पित्त का थैली नहीं है। तो बोला वो तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था, काहे ले रहेगा। तो अगर हिस्ट्री पहले ले रहा तो बेवकूफ नहीं बनता टेक्नीशियन, है ना। तो हिस्ट्री भी अपने आप में एक मैटर करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब जीबी ऑपरेट हो जाएगा तो फिर अंग क्या रहेगा, वो पार्ट जीबी रहेगा नहीं रहेगा। तो हिस्ट्री आपको सब चीज का लेना, इसलिए कहाँ कौन है इसका मतलब ऐसा, इसको जानना बहुत जरूरी है ना। जो चीज जहां पर है उसका आइडेंटिफिकेशन। तो अब आइडेंटिफिकेशन में उस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी होता है जो पार्ट फिक्स्ड हो। जैसे अब इंटेस्टाइन का नहीं पढ़ेंगे ना, तो अभी हम ऐसे ही खा रहे हो तो इंटेस्टाइन यहाँ पे होगा, थोड़ा हमको उल्टा कर दिया जाए तो फिर वो इधर घूमेगा इधर घूमेगा, तो वो बहुत फिक्स। लेकिन स्टोमक एक फिक्स स्ट्रक्चर है। इंटेस्टाइन में जब हम लगाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम लगभग फिक्स स्ट्रक्चर था, ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जेजिनम एलियम फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, फिर लार्ज में थोड़ा फिक्स है। तो पूरे जीआईटी के अंदर में ये, अब जैसे इसोफेगस वगैरह थोड़ी एक जगह दूसरी जगह जाता है, कि तो एक ही जगह है ना वो फिक्स है ऑलमोस्ट, इस तरह स्टमक के फिक्स है। तो लोकेशन देखिए, अब लोकेशन का मतलब कहां पर है ना। तो लोकेशन में क्या आता है, इट इज अ लाइज ऑब्लिक, कैसा रहता है ये ऑब्लिक रहता है अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एक पहले जनरल आइडिया बता रहा है कि भाई ऊपर में रहता है और ये ऑब्लिक की तरह रहता है ना, ऐसे दिख रहा है इधर, इसमें दिख रहा होगा ना, ये ऑब्लिक की तरह इस तरह से, है ना। इस बंदे के पास एक ऑब्लिक स्ट्रक्चर है जो कहा ऊपर की तरफ है और किधर की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ। आपको पाएंगे द एपिगैस्ट्रिक। आप देखो 9 रीजन जो याद किए होंगे शुरू के क्लास में, आज वही चीज आप काम देने वाला है। अब कौन कौन सा लैंडमार्क ऑक्युपाई करता है, तो एपिगैस्ट्रियम, अम्लाइकस एंड लेफ्ट हाइपोकार्डियक रीजन। तो आप कभी भी आपको स्टमक ढूंढने का कोशिश कहां करोगे, इसी एरिया में करोगे। कहां करोगे, इस एरिया में करोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लाइज अंडर द कवर ऑफ द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन ऑफ द रिब्स। कह रहा है कि ज्यादातर हिस्सा जो है, हमको ऐसा लगता है कि पेट हमारा यहाँ है, लेकिन ये जो आपका लेफ्ट रिब क्या कहते हैं, जो रिब केज है ना, इसके अंदर में है। जैसे लीवर भी इस साइड है, बट ये जो आप प्रेस कर रहे हो यहाँ क्या आ रहा है, बोनर रिब्स केज आ रहा है, तो इसके अंदर है, ये इसके क्या है, अंदर है। और वैसे ही स्टमक भी जो है वो यहाँ नहीं है, ये याद रखना कभी भी, ये स्टमक एकदम सेंटर में नहीं है। एक तो लेफ्ट साइड है अपर पार्ट, और वो बिहाइंड द अंडर जो आपका रिब केज है इसके अंदर में आता। तो इसकी वजह से आपको क्या रहेगा याद, लोकेशन हमेशा याद रखना, ठीक। अब आते हैं शेप एंड पोजीशन। तो शेप एंड पोजीशन हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, यहाँ आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट किए थे ना, और स्टोमक के अंदर में कल जो चीजें देखे थे, डेफिनेशन की बात मैंने किया था, उसके बाद लोकेशंस की बात किए थे, शेप एंड साइज एंड देन पोजीशन की बात होती है, तो उसके लेकर के हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो शेप का मसला ये है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़ते हैं, जो हमारे पास ये क्या कहते हैं, जो स्टमक है, वो स्टमक क्या है, वो ये है कि वो मसल्स का बना हुआ एक मस्कुलर बैग है। और उसका काम क्या भाई, तो रिजर्वॉइड है, एक फंक्शन पर है ना, क्या है, रिजर्वॉइड है। तो कोई भी चीज अगर एक रिजर्वॉइड हो और मसल्स का बना हुआ, तो फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं, तो उसका शेप एक कांस्टेंट शेप नहीं होगा बेसिकली, है ना, वेरिएल करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे सिंपल सा मामला है कि अगर तुम किसी पॉलिथीन है, वो खाली है तो एक अलग शेप में है, उसके अंदर पानी डालो तो अलग शेप में, कोई सामान रखो तो जैसा सामान जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है शेप, कपड़े रखो तो अलग शेप में जा रहा है। तो सेम एज हम लोग स्टमक के बारे में देखते हैं, स्टमक के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो स्टमक एम्प्टी होगा, या तो स्टमक के अंदर कंटेंट होंगे, दो ही चीज होगा ना, या तो स्टमक क्या होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, या फिर स्टमक के अंदर कोई ना कोई कंटेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं, इस कह रहा है कि जो स्टमक है उसकी जो शेप है, इस वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ, बेसिकली हम डिपेंड करता है टोन इन मसल्स एंड टोन मस्कुलर बॉडी, है ना। तो उसके टोन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे सोचो खाली पॉलिथीन ऐसे हम रखे हुए, पानी डालेंगे तो उस पॉलिथीन का जो वॉल है उस पर उसका जो टोन है वो बढ़ जाएगा,
तो मसल्स में भी सेम वैसे, अभी स्टमक खाली होगा तो ऐसे होगा, इसके अंदर स्टमक खाने जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा तो ओपन होगा, तो इसका मस्कुलर टोन क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिग्री ऑफ किस पे, मस्कुलर टोन जो है, मसल्स के जो टोन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नॉर्मल एक्टिव पर्सन की अगर बात करें, इट इज समवट जे शेप्ड। अगर एटिम्पटी की हम लोग बात कर रहे हैं, कि अगर कोई नॉर्मल है, एक्टिव पर्सन है, इन थिन एंड टॉल पर्सन, है ना, साथ साथ ये पॉइंट है नहीं, साथ में रहेगा, है ना। इसमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है, ये सब में यहाँ तक एक पॉइंट ही रहने देना, इसको जे शेपेड देखने को मिलता है। कैसा, ये जो तुम देख रहे हो ना स्टमक का शेप, ये दिस इज जे शेपेड स्ट्रक्चर। एक नॉर्मल इंसान में जो लीन है, थीन है ना, और नॉर्मल एक्टिविटीज से सब कुछ सही है, तो उसके जो स्टमक के शेप होते हैं वो कैसा होता है, जे शेपेड स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम लोग ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्गर वेरी एक्टिव पर्सन, जो बहुत एक्टिव पर्सन होते हैं, शेप इज हॉरिजॉन्टल, या फिर इसको ओबेस कह सकते हैं, ओबेस पर्सन जिसको बहुत ज्यादा ओबेसिटी हो जाती है, तो वैसे केस में भी जो स्टमक का शेप है वो ऐसे कर चला है। तो ये जो शेप है स्टमक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप बोलते हैं। तो स्टमक का दो शेप है ना, दो शेप का मतलब कोई एक में एक ही होगा ना। अगर कोई लीन थीन है, एक्टिव है, क्या कहते हैं कि, तो वैसे केस में ये सारे सारे हम एम्प्टी केस की बात कर रहे हैं। अब इसमें अब चीजें जाएगी तो ये किधर भी जा सकता है, आप थोड़ा खा रहे हो, कितना खा रहे हो, सारा चीजों पर डिपेंड करेगा, है ना। तो उस कंडीशन में यह लग जाएगा। लेकिन हम जब भी शेप की बात कर रहे हैं तो वो हमारे माइंड में होना चाहिए, वो किस टाइम पे, एट द एम्प्टी स्टेज, किस स्टेज पे। अब ये दो लोगों में अब होता क्या है कि यहाँ पर ऐसे है अभी, और ऑब्वियस पर्सन में जो लोग काफी ओबेसिटी आ जाती है, तो वैसे केस में वो जो आपका कह सकते हैं कि ओमेंटल फैट, जो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर फैट है वो भी बढ़ता है ना। तो फैट वगैरह की वगैरह से इसका जो शेप है ये पुश हो जाता है, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से ये तो अलग हो गया, ये लगभग लगभग एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ आ जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल शेपेड। तो अब सिंपली याद रखना दो, जे शेपेड और हॉरिजॉन्टल शेपेड। जनरली नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो वो जे शेपेड ही होता है। कैसा होता है, जे शेपेड देखने को मिलता है, ठीक है। पोजीशन लोकेशन सब एक ही चीज था, यहाँ पे आ गया, चलो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें साइज एंड कैपेसिटीज, साइज एंड कैपेसिटीज की अगर हम लोग बात करें, तो स्टमक इज वेरी डिस्टेंसिबल ऑर्गन। ऑब्वियस सी बात है कि काफी ज्यादा क्या होता है, डिस्टेंसिबल ऑर्गन। आप खाते जाते हो, पानी 1-1 लीटर पी लेते हो, है ना, तो वो क्या फैलता हुआ चला जाता है अंदर के अंदर, काफी ज्यादा इसके अंदर कैपेसिटी है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये तो मैं लेंथ पहले ही बता दिया। टोटल लेंथ जो आएगा कहां से आएगा, तो यहाँ पर अगर स्टमक खत्म हो रहा है, ये कार्डियक एंड होगा, फिर यहाँ से सॉरी एसोफेगस खत्म हो रहा है, ये कार्डियक एंड होगा, और उसके बाद जहाँ खत्म होने के बाद फिर आगे चल के यहाँ से मान लो यहाँ तक, ये दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। हम ऐसे यहाँ से आने, ये यहाँ से एक इंटरपाइलोरिक एंड कह सकते हो, और यहाँ पर कार्डियक एंड कह सकते हो ना। इस दोनों पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो फंडस ऊपर तक थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ से लेंगे, तो होल ऑफ दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, है ना। मेन कैपेसिटी इज 30 आउंसेस, लगभग 30 ml, 1 आउंस लगभग 30 ml के आसपास होता है। तो लगभग अगर हम लोग देखते हैं बर्थ के टाइम पे, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली एनाटॉमिकल बात जो होती है वो कहता है कि जो एक स्टमक की कैपेसिटी होती है वो लगभग 1 आउंस यानी कि 30 ml के आसपास होती है। तो इसका मतलब ये है कि जनरली अगर बच्चा का वेट आइडियल है तो हमें इनिशियल टाइम में 30 ml ही फीडिंग करना है। मदर फीडिंग में तो खैर ठीक है, समझ में आता है कि बच्चों को एज पर नीड जितना है उतना मिल जाता है। लेकिन अगर आप बोतल फीडिंग करा रहे हो, स्पून फीडिंग करा रहे हो, कटोरी स्पून फीडिंग करा रहे हो, तो 30 ml उसकी कैपेसिटी, तुम उससे ज्यादा डालना चाहोगे बच्चा वोमिट कर देगा। बच्चा तो मना तो नहीं करेगा ना, तो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो करेगा क्या, वोमिट करेगा, स्प्रेड करेगा, कहानी खत्म, है ना। तो हमें ही समझना होगा कि भाई जितनी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंगली ही देते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, जैसे जैसे एज और डेज बढ़ता तो चीजें इंक्रीज करती है ये चीज। उसके बाद जैसे इसका कैपेसिटी बढ़ता जाता है, लगभग 1 लीटर के आसपास आता है, कब, जब आप प्यूबर्टी के स्टेज में होते हो। क्या होते हो, प्यूबर्टी के स्टेज में होते हो। 1/2 से 2 लीटर एंड मोर इन एडल्ट, 1 से 2 लीटर एक एवरेज है, बट अगर बात करें तो डिपेंड टू पर्सन, कुछ पर्सन में है कि उससे भी ज्यादा क्या कहते हैं कि इसके अंदर में
कैपेसिटी है। तो ये जो कैपेसिटी और साइज की बात हुई, तो साइज भी कहीं ना कहीं एक एडल्ट में हम लोग 25 सेंटीमीटर देखते हैं, और क्या कहते हैं न्यूनेटल स्टेज से तो क्या होगा, वैरी करता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। तो खैर साइज हम लोग ने, कैपेसिटी भी अलग अलग स्टेज में। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि स्टमक की कैपेसिटी बताओ, तो इन जनरल तुम्हें यही बोलना है कि कितना, 1/2 लीटर से लेकर के कितने लीटर, 2 लीटर तक है, और इससे भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। सब डाटा याद रखो। अब एक स्टमक के अंदर में ये थोड़ी छोटी छोटी पॉइंट्स की बातें थी। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब स्टमक आपके पास ऐसे रख दिया गया होगा, मान लो स्टमक को ऐसे रख दिया गया होगा। अब स्टमक को रखने के बाद ये जो बाहर से जो दिखेगा उनमें क्या क्या फीचर्स है ना, तो देखिए कितने बॉर्डर्स है या सरफेसेस है, इंड्स है ना, क्या क्या है, वो सारी चीज को कर्वेचर्स इन ऑल जो भी चीज है। तो एक्सटर्नल फीचर उसको बोलते हैं, जो फीचर जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग आउटसाइड ऑफ, क्या कहते हैं, स्टमक के बाहर में। अब एक्सटर्नल फीचर में आता है सबसे पहले, स्टमक हैज अ 2 ओरिफिसेस या 2 ओपनिंग। एक कार्डियक ओपनिंग होगा, एक पाइलोरिक ओपनिंग होगा। 2 कर्वेचर्स और बॉर्डर, जिसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। 2 सरफेसेस एंड 2 पार्ट्स। तो जो भी स्ट्रक्चर से याद रखो वो 2 है, जो भी स्ट्रक्चर। अब ऐसे याद रखोगे तो कभी तुमसे पूछे कितने कर्वेचर है, 2 है ना, कितने बॉर्डर है, वही हो गया 2 है, कितने सरफेसेस है, 2 है, कितने इंड्स है, 2 है, कितने पार्ट्स है, 2 है। तो मेनली हम लोग जब देखते हैं इसके अंदर में, तो कोई भी फीचर्स होगा वो कितने कितने होंगे, 2 होंगे। अब एक एक करके हम लोग अगर देखें यहां पर, तो पहला आता है ऑरिफिस यानी ओपनिंग स्टमक के पास। तो जाहिर सी बात है, एक ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो ओपनिंग होगा वो कौन सा ओपनिंग होगा, ये कार्डियक ओपनिंग, यानी कार्डियक ऑरिफिस है ना। कार्डियक ओपनिंग मतलब कार्डियक, वो इसलिए कार्डियक ऑरिफिस बोलते क्योंकि ये जो आता है इधर की तरफ से, तो एक रिलेशन बनता है लगभग ये हार्ट के रीजन के, है तो एब्डोमेन में, है कहाँ पे, एब्डोमेन में। लेकिन जब आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी रिलेशंस, तो याद रखोगे कि होता है क्या, कि ऐसे मान लो ये स्टमक है, ये इसका डायफ्राम है ना, ये क्या है इसका, ये डायफ्राम को पेयर्सेस किया होगा, डायफ्राम में ओपनिंग किया है ना। अच्छा, डायफ्राम के ऊपर इधर वाला लेफ्ट डायफ्राम कौन है, इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला क्या, इसके ऊपर में यहाँ पर हार्ट का थोड़ा सा बेस आता है। तो लगभग इसके रीजन के आसपास, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक इंड बोलते। कार्डियक इंड बोलने का रीजन है क्योंकि कार्डियक वर्ड तो यूज करते किसके लिए, हार्ट के लिए। अब यहाँ पे बार बार स्टमक के हम लोग यूज कर रहे हैं, एसोफेगस में यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई रीजन है। तो इसके पीछे क्या कहानी है भाई, तो इससे रिलेट कर रहा होता है आसपास में, है ना। इसलिए मैं आगे मैं बताऊंगा, जब मैं फंडस पढ़ाऊंगा, तो कभी कभी क्या होता है, जब गैस एसिडिटी होती है, गैस बहुत ज्यादा बनता है, तो वैसे केस में भी पाल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। तो पहला चीज तो हमने बात कर रहा था, तो कार्डियक ऑरिफिस जॉइनेड बाय द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस। जाहिर सी बात है, ये बार बार कई बार बात हो चुकी है कि भाई दो जो कार्डियक ऑरिफिस है वो ज्वाइंट है लोअर एंड में, बेसिकली किसके साथ, एसोफेगस के साथ, ठीक है। इट लाइज बिहाइंड द 7th कोस्टल का, अब ये रिलेशन में जो ये कहां पर है, तो 7th कोस्टल कार्टिलेज, याद रहो इधर से आ रहा हो। अब ऑब्वियसली बात है, कौन साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में 7th कोस्टल कार्टिलेज, यानी कि जो रिब्स आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, वो 7th नंबर वाला जो होगा, उसके जो कोस्टल कार्टिलेज है उसकी बात कर रहे हैं। 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द जंक्शन विद द स्टर्नम, कहां से, 2.5 सेंटीमीटर जंक्शन विद द स्टर्नम एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रल T1। पहला तो हम लोग देखते हैं कि जो वर्टिब्रल लेवल है, क्या कहते हैं कि ऐसे अगर हम याद करें, ये मान लो स्टर्नम है, ये सपोज स्टर्नम है, और स्टर्नम से क्या जुड़ा होता है, स्टर्नम से रिब्स, स्टर्नम से रिब्स होगा ना, यानी कोस्टल कार्टिलेज जो भी मान लो। हम सपोज मान लेते यही हमारा क्या 7th है ना। तो कह रहा है कि जो ये ऑरिफिसेस होगा, ये ऑरिफिसेस जो होगा, मान लो यहाँ पर ऐसे है ना, ये मान लो ऑरिफिस ये यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि भाई 7th के पास कितना, स्टर्नम से, स्टर्नम के पास यहाँ जो होगा, यानी ये 7th आ रहा और जुड़ किस तरह
स्टर्नम से जो है तो जंक्शन बन गया ना ये, हेलो 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द जंक्शन विद द स्टर्नम, किसके साथ, सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज का स्टर्नम के साथ, जहां यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर आएंगे। और ये लेवल जो होगा, हमने लेवल कई बार पढ़ा है कि जो कहाँ पता टी, नीचे अगर हम देखेंगे तो T11 है ना, T11 पे जाकर के ये एट द लेवल ऑफ T11 पे क्या करता है, ये कार्डियक एंड होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद होगा कि हम हमेशा याद रखेंगे कि लगभग जो 7 कार्टिलेज है उससे कितना 2.5 सेंटीमीटर, बहुत कम होगा, इतना सा होगा 2.5 सेंटीमीटर, जस्ट यहाँ पे एसोफेगस लाइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो तीन चीज यहाँ पे चीज पढ़ते हैं कि जो हम लोग ऑरिफिसेस पढ़ते हैं, या उसको हम लोग कह सकते हैं ओपनिंग जो पढ़ रहे हैं ना, वो फिजियोलॉजिकली कोई एविडेंस नहीं है, सॉरी फिजियोलॉजिकली एविडेंस है, एनाटॉमिकली कोई एविडेंस नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि ऑरिफिस का काम क्या होता है, किसी चीज को गार्ड करना है ना, कोई एक ऐसा ओपनिंग है, यहाँ पर एक गार्ड खड़ा हो गया, अब इसका काम क्या होगा, जो चीज इधर से जा रही है इसको देखना भाई, और इधर से आ रही है इसको देखना है ना, और बाकी टाइम पे ये क्लोज को रखना। तो ऐसा कुछ मस्कुलर यहाँ पे भले ये बना दिया, तो ये कोई स्ट्रक्चर एडिशनल, ये बॉल ही है ना, ये बॉल ही कंटिन्यू कर रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, ये इसका बॉल ही कंटिन्यू कर रहा है। तो इंस्फिंक्टर कोई फंक्शनली दिखता है कि यहाँ पर ये इंस्फिंक्टर की तरह वर्क हो रहा है, लेकिन कोई एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर नहीं है। बात समझ में आ रही, जैसा अभी मैं पढ़ाऊंगा कि कर्वेचर, तो हाँ ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है, इंस्पेक्टर बता रहा है ना, तो ये यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन है भाई, लेकिन यहाँ पर कोई एडिशनल मसल से एडिशनल कोई टिश्यू आकर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो आपका क्या कहते हैं कि जो ऑरिफिसेस है ना, वो फिजियोलॉजिकली क्या है, एविडेंस ऑफ इंस्फिंक्टर एक्शन, फिजियोलॉजिकली वो दिखता है कैसा, कि एक एविडेंस है एक्शन, उसका कैसा दिखता है, इंस्फिंक्टर की तरह एक्शन दिखता है हर साइड पे, बट इंस्फिंक्टर कैन नॉट बी डिमोस्ट्रेटेड एन एनाटॉमिकली, बट हमें वहां पर उसको एनाटॉमिकली किसी भी एंगल से वो है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर कोई अलग टिश्यू से बना हुआ है नहीं। तो सिर्फ फंक्शनल एस्पेक्ट के बेसिस पे हम लोग ने इसको पढ़ते, किसको, इसके ऑरिफिसेस को। हमेशा हम चाहेंगे कि आप कट करें, डाइसेक्ट करें, स्टोमक ओपन करें, और हम देखना चाहेंगे आपको स्ट्रक्चर होगा, कोई टिश्यू का बना होगा, कोई कल को पूछे इंस्पेक्टर किस टिश्यू का बना हुआ, तो इंस्फिंक्टर इज नॉट एनाटॉमिकल एग्जिस्टेंस। हाँ वो पार्ट है यहाँ पर, ये पार्ट है यहाँ पर जो एक तरह से वर्क करता है, वो इसी स्टोमक एंड इसी का पार्ट है, उसी मसल्स का पार्ट को वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रिप्टी, कह रहा है ना इम्पटी स्टमक इन सुपाइन पोजीशन, इम्पटी स्टमक और सुपाइन पोजीशन, जब आप लेटे हुए होते हो उस टाइम की बात करना। इट इज लाइज 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन at the level of the lower border of L1, कहां पे, L1 और ट्रांसपाइलोरी प्लेन। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग एक ऐसा कंडीशन में दिखाते हैं कि इम्पटी या स्टमक हो और जब खाली हो, अब इसलिए सुपाइन पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि पढ़ने के लिए तो एनाटॉमी खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, लेकिन पेशेंट एग्जामिनेशन कहाँ होगा, खड़े खड़े, उसको क्या करते हैं हम लोग, सुपाइन में मोस्टली कोई स्कैनिंग करना हो, पालपेट करके देखना हो, कोई प्रोसीजर करना हो, तो इस वजह से इस पॉइंट को भी आपको याद रखना कि कह रहा कि अगर खाली पेट है, और बहुत सारे टाइम तो हम लोग ये सब चीज खाली पेट की करवाते हैं, तो इसलिए सुपाइन पोजीशन में होगा। तो ये जो है ये ऑरिफिस, अभी जो रिलेशन हम पढ़ रहे थे 2.5 सेंटीमीटर फलम या T1, ये थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है इसके अंदर में। क्या चेंजेस आएगा, तो ये पहला चीज हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन, ये मीडियन प्लेन के राइट साइड में कितना 1.2 सेंटीमीटर कम आएगा, लेकिन तुम सोचो यहां से यहां शिफ्ट कर 2.5 सेंटीमीटर इधर से शिफ्ट करके यहां शिफ्ट है ना, एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1, क्या L1 नंबर 1, जैसे अभी यहाँ पे T11 था, फिर क्या होता T12, तब ना L1 स्टार्ट होगा, तो L1 के लोअर बॉर्डर के यहाँ के आसपास के हम लोग देखते हैं क्रॉस करता है ना, और यही L1 के लोअर बॉर्डर से एक प्लेन हम लोग जब 9 क्वाड्रेंट में हम लोग 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल रीजन ऐसे डिवाइड करते थे ना, तो ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपाइलोरिक लाइन प्लेन, इसको रीजन नहीं, ये जो था ये क्या था, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन यही लाइन से ऑलमोस्ट ये क्रॉस करता है, क्या करता है, कहां से करता है, ट्रांसपाइलोरिक रीजन के यहाँ पर, जो नीचे से क्या, सॉरी
ट्रांसपाइलोरिक रीजन के, ये जो लाइन है ना, इसका नाम जो ट्रांसपाइलोरिक आया था वो इसी पर्पज से आया था कि ये ट्रांसपाइलोरिक से क्या करता है, पास कर जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी इसके एग्जिस्टेंस के बाद अगर हम लोग बात करें तो आता क्या, कर्वेचर्स। क्या आता है, कर्वेचर्स। कर्वेचर्स ये इसका एग्जिस्टेंस है, ये क्या है, इसका एनाटॉमिकली एग्जिस्टेंस है, मतलब फिजियोलॉजिकली हम लोग नहीं, इसको स्ट्रक्चरली भी हम लोग देखते हैं। तो दो कर्वेचर्स है, कर्वेचर्स सिंपल इन वर्ड बेसिक कह सकते हो बॉर्डर या कोई कर्वले के स्ट्रक्चर। तो यहां पर एक तो इधर से ऐसे दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। कल भी हमने बात किया था, याद होगा कि मैं बताया था कि ये जो लेसर कर्वेचर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, ऐसे अगर हम खड़े थे तो इसोफेगस का राइट बॉर्डर और इधर लेफ्ट बॉर्डर था, तो राइट वाला जो है उसके साथ ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू कर जा रहा है। लेकिन जो ग्रेटर कर्वेचर्स है ये किसी बॉर्डर का कंटिन्यूएशन नहीं है, ये बॉर्डर और इसके बीच यहाँ पर कट गया और यहाँ पर एक नॉच बनता है, जिसको नॉच का भी नाम क्या रखे थे हम लोग ने, कार्डियक नॉच के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं, लेसर कर्वेचर इज कॉनकेव है भाई, दिख भी रहा है ना, इधर एरिया क्या कॉनकेव है, एंड फॉर्म द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक। क्या बनाता है, स्टोमक का राइट बॉर्डर्स बनाता है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जो स्टोमक है, अभी तो हम अकेला स्टोमक को अलग रखे हैं पढ़ने के पर्पज से, लेकिन बॉडी में तो अकेला अलग नहीं होगा, बॉडी में हर स्ट्रक्चर जैसा एक नेचुरल फॉर्म में रह रहा है उस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे सब जगह देखें, अभी मैं दिखाऊंगा, इधर चाहिए ग्रेटर कर्वे, ये लेसर कर्वेचर है, तो यहाँ से एक शीथ अटैच्ड होगा, और ग्रेटर में भी इधर से क्या होगा, इससे एक शीथ अटैच्ड होगा, जिसको हम लोग इधर ग्रेटर में अगर अटैच होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, और जो लेसर में अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, लेजर ओमेंटम, है ना। जैसे यहां पर तुम देख रहे होगे इस पिक्चर्स में, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आऊं, ये स्टमक है, और स्टमक के इस लेसर कर्वेचर्स में यहां पे देखोगे एक ग्रीन कलर का शीट यहां से क्या गया, अटैच गया, और इधर ग्रेटर कर्वेचर्स में यहां देख लो तुम, ये खत्म हुआ, लेकिन खत्म होने के बाद यहां पर एक येलो येलो पूरा तुमको दिख रहा है ना, तो ये क्या है, शीट है, ये भी क्या है, शीट। तो ये ग्रेटर ओमेंटम, तो हमेशा अगर आपसे कोई पूछे कि लेजर ओमेंटम इज अटैच विद द लेजर कर्वेचर्स ऑफ स्टमक, कहां पर अटैच होता है, लेजर कर्वेचर्स ऑफ स्टमक में अटैच होता है, ठीक है। और ग्रेटर के साथ ग्रेटर तो अभी हम लोग देखिए, तो पहला चीज क्या कि हम लेजर कर्वेचर्स पढ़ रहे हैं, तो लेजर कर्वेचर का काम है क्या हो गया, अटैचमेंट होता है यहां से क्या चीज का, तो लेजर ओमेंटम का होता है ना। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस पूरे लेजर कर्वेचर्स के अंदर में, यहां पर इस पूरे कर्वेचर्स के अंदर में एक मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट आता है ना, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द कर्वेचर्स, जिसको हम लोग मार्केबल होता है, उसको हम लोग एंगुलर नॉच या इंसिसोरा एंगुलरिस के नाम से जानते हैं। हाँ, अब क्या है कि यहाँ पर इस पूरे स्टमक में यहां से ऐसे ऐसे चल रहे थे, ये इस तरह का चीज है। तो इस पूरे लाइन में अगर हम इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करें एग्जैक्टली, तो एक मिनट रुक जाओ, यहां तक है, ठीक है, यहां तक है, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है कि जब ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ ये कर्वेचर से आता, तो कुछ एक ऐसा पार्ट है जो मोस्ट डिपेंडेंट एंड मार्केट पार्ट है, उस डिपेंडेंट एंड मार्केट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिसोरा एंगुलरिस या एंगुलर नॉच। तो ऐसे तो कर्व पूरा ऐसे तो नहीं है, यहाँ पर आके कट लगा हुआ लग रहा है, लग रहा है ना, हाँ वाइलोरिक के आसपास ये कट लगा हुआ बताएंगे, यहीं से एक मार्जिन में हम लोग डिवाइड करें पार्ट में, तो ये जो कट लगा हुआ ना सीधा सा याद रखोगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिसोरा एंगुलरिस या एंगुलर नॉच के नाम से हम लोग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रेचर कर्वेचर्स पे, है ना, क्योंकि अभी मैं जब पार्ट ऑफ स्टमक पढ़ूंगा तो यही एंगुलरिस के पास से लाइन एक ड्रॉ लेते हैं, तो इधर होता है पाइलोरिक पार्ट, उधर होता है कार्डियक पार्ट। स्टमक का दो पार्ट होता है ना, एक कार्डियक पार्ट होता है, एक क्या होता है, पाइलोरिक पार्ट्स होते हैं। तो ये एक तरह से डिविजन्स में यानी कई चीजों में डिपेंड कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग होता है ग्रेटर कर्वेचर्स, तो ग्रेटर कर्वेचर्स उसके जस्ट अपोजिट ये कैसा भाई, कौन वैक्स है, कैसा है
कॉन्वेक्स देखने को मिलता है, एंड फ्रॉम द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक, जाहिर सी बात है वो राइट को बना रहा था, किसको बनाएगा, लेफ्ट बना। सेम एस अटैचमेंट इसके साथ क्या होगा, तो ग्रेटर ओमेंटम इसके साथ अटैच्ड होगा, सिंपल हो गया तुम्हारा, है ना। और इस ओमेंटम इसके साथ साथ, ग्रेटर ओमेंटम के साथ साथ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट्स एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अब ये गैस्ट्रोफ्रेनिक का क्या मतलब है, तो ये लिगामेंट से यहाँ पर एक तो ये चीज अटैच हो गया, तुम अगर सही से देखोगे तो यहाँ पर एक पर्पल कलर का चीज दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर्स में, है ना। यहाँ पे अगर देख रहे होगे तो ग्रेटर मोमेंटम तो अटैच्ड है, ठीक है, ये पर्पल दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये बेसिकली स्प्लीन है। तो स्प्लीन के साथ जब अटैच्ड होगा तो क्या होगा, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। होता है क्या कि स्प्लेन से एक लिगामेंट आ रहा है और वो स्टमक के स्पार्ट के साथ दोनों दूसरे को सपोर्ट दे रहा होता है बेसिकली, है ना। तो गैस्ट्रो ऊपर क्या है, डायफ्राम, तो डायफ्राम के साथ भी अटैचमेंट होता है फंडस वाले रीजन, ऊपर वाले रीजन। तो डायफ्राम को फ्रेनिक वर्ड से यूज करते, तो गैस्ट्रो फ्रेनिक लिगामेंट्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब मेजर अटैचमेंट हम बात करें, ये रिलेशन नहीं, याद रखोगे, मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे, रिलेशन को एक अलग चीज है, इसके साथ क्या क्या रिलेट करेगा वहां पे आएगा स्प्लेन वगैरह, है ना। स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं स्टोमक में रिलेशन के हिसाब से एक चीज पढ़ते हैं, स्टोमक बेड। बेड का क्या मतलब होता है, जिसपे हम आराम करते हैं। तो जस्ट लाइक स्टोमक बेड कहने का मतलब है कि वो सारे स्ट्रक्चर जिसपे स्टोमक आराम करते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो अभी सिर्फ अटैचमेंट की बात करें तो लेसर कर्वेचर्स में सिर्फ एक अटैचमेंट है, लेसर ओमेंटम का। ग्रेटर कर्वेचर्स में 3 देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो ग्रेटर क्या कहते हैं कि ओमेंटम मिलेगा ही मिलेगा स्प्लेन से। तो हाँ, अब कभी कभी ये थोड़ा सा टर्म याद रखो, गैस्ट्रोस्प्लेनिक बड़ा आसान टर्म है, गैस्ट्रो क्या कहते हैं लीनिक भी आया, क्योंकि लीनिक वर्ड भी स्प्लेन के लिए यूज होता है ना। हाँ, लीनिक स्प्लेन के लिए यूज होता है ना। दूसरा चीज ये फ्रेनिक तो आ ही गया, तो गैस्ट्रो फ्रेनिक, तो फ्रेनिक किसके लिए यूज होता है, डायफ्राम के लिए, है ना। तो ये तीन अटैचमेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपर एंड ऑफ ग्रेटर कर्वेचर्स इज प्रेजेंट द कार्डियक नॉच। जाहिर सी बात हम लोग देख भी रहे कि अपर एंड में ही क्या है, ग्रेटर कर्वेचर के अपर एंड में कार्डियक नॉच देखने को मिलता है ना। ये जो ऊपर में यहाँ पर है ना, ये क्या कार्डियक नॉच देखने को मिल रहा है, ठीक है, अपर एंड्स में देखने को मिलता है प्रेजेंट कार्डियक नॉच, जो क्या सेपरेट करता है फ्रॉम द एसोफेगस। ये एसोफेगस, क्योंकि वहां से जस्ट ऊपर जाओ तो क्या आता है, एसोफेगस आता है, उसके बाद ये आ जाता है, ठीक है। लगभग ये बात करें तो इट इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन द लेसर कर्वेचर्स, यानी कि जो ग्रेसर कर्वेचर्स है इसकी जो लेंथ एक दूसरे में कंपेरेटिवली किया गया, तो इससे जो होगा वो ये क्या करेगा, 5 गुना ज्यादा होगा, इसलिए इसका लेसर और उसका ग्रेटर नाम है। अब आ जाओ सरफेसेस की बात हम लोग करते हैं, किसकी बात, सरफेसेस की बात, है ना। तो स्टोमक के अंदर में अगर जनरली अभी तुम्हें जो फिगर दिख रहा था उस फिगर के अंदर में रहने दो सरफेस, टाइम हो गया, हम अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नेक्स्ट क्लास में सरफेस की बात। ओमेंटम क्या है कि ओमेंटम सीधे समझो एक तरह का फाइब्रस शीट है, पेरिटोनियम समझ रहे हो, पेरिटोनियम। मैं कई बार बताया कि हमारे एब्डोमेन के अंदर में पेरिटोनियम नाम का एक शीट है जो अलग अलग ऑर्गन को जाकर के कवर करती है ना। तो उसी में से एक जो यहाँ पर स्टोमक के साथ कवर अप कर रहा है, स्टोमक के साथ अटैच कर रहा है, वहां पर स्पेशली इसको ग्रेटर ओमेंटम के नाम से जाना गया, लेसर ओमेंटम के नाम से जाना गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे चल के इंटेस्टाइन में ये चीज अटैचमेंट देखेंगे, सेम चीज ऑलमोस्ट लगभग, तो वहां पर उसको हम लोग मेसेंट्रिक बोलते हैं, है ना। मेसेंट्रिक बोलते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन सा देखोगे शीट की तरह लटका हुआ होता है, तो मेसेंट, तो ये एक्चुअली दिस इज अ पेरिटोनियल। तो अब हर जगह पेरिटोनियम में, अब जैसे लंग्स के चारों तरफ पेरिटोनियम को पढ़ते तो प्लेरा पढ़ते, हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम पढ़ते, तो वो एक तरह का ये भी क्या है, पेरिटोनियम ही है, ठीक है। इसके साथ फैट वगैरह एब्डोमिनल है तो फैट वगैरह यहाँ पर अटैच्ड होता है, ठीक है।